हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, यूएन ने अलाउ कर दिया पाकिस्तान को कि लश्कर का जो लखवी है, जो कि 2611 का मास्टरमाइंड भी था, उसका 1.5 लाख रुपए मंथली पे कर सकते हैं उसके एक्सपेंसेस के लिए। यूएनएससी में जो रेजोल्यूशन नंबर 1267 है वो टेररिज्म से रिलेटेड है और ये बेसिकली सैंक्शंस लगाता है सारे टेररिस्ट पे। तो अब उसने अलाउ कर दिया पाकिस्तान को कि आप इसको 1.5 लाख रुपये महीना दे सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए कुछ डिसकंटेनमेंट की बात हो सकती है, ऐसे यूएनएससी ने अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो अब बस 1267 ये याद रखेंगे, यूएनएससी 1267 रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन प्लान इन सर्विस सेक्टर रूल्स। तो बेसिकली अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस सेक्टर के रूल्स लाना चाह रही है, उसके लिए उसने एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करने की बात की। तो अभी कुछ आया नहीं, अभी सब कुछ प्रपोजल स्टेज में, एक बार आएगा तो वापस सारी पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि जो 48 आवर वीकली वर्किंग आवर्स है वो उतने ही रहेंगे, 48 आवर वीकली, उससे ज़्यादा काम नहीं करा सकते। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि कब आपको काम करना है, कब आपको नहीं करना है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको कुछ थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, ये कहना है जो अलाउ होगा ये 300 से ज़्यादा वर्कर्स वाले इस्टेब्लिशमेंट्स पे अलाउ होगा। तो बहुत सारी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स होंगे जो इससे बाहर रहेंगे और उनको ये स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं फॉलो करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यही लिखा है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है जो कि पार्लियामेंट ने अभी पास किए थे 4 लेबर कोड्स, उसमें से एक ये भी था। तो उसमें पार्लियामेंट ने एक लिमिट लगा दी थी इस कोड के तहत कि 300 वर्कर्स इस्टेब्लिशमेंट पर ये सारे रूल्स लगेंगे, 100 वर्कर्स पर नहीं लगेंगे। पहले ये 100 वर्कर्स पे था, जो अभी रूल्स हैं उसकी वजह से ये चेंज हो गया है। तो जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होंगे जिसमें 300 से कम लोग होंगे वो आर्बिट्ररी अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, क्योंकि उनको इन सारी सर्विस कंडीशंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कोई मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी है। यहाँ पर ये रिजर्वेशन फॉर विमेन इज़ लॉन्ग ओवर ड्यू। तो एम्स में जो नर्स है उनके लिए 80% रिजर्वेशन है फॉर विमेन। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें बोला है कि ये ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है, तो उसके लिए ली गई थी ये तो रिजर्वेशन है 50% क्राइटेरिया को ब्रीच कर रहा है, जो कि क्राइटेरिया है इंदिरा साहनी केस में हुआ आया था आई थिंक। उसमें ये बोला गया था कि 50% ओवरऑल सीलिंग होनी चाहिए रिजर्वेशन में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पर इस प्ली में ये बोला गया है कि ये 50% रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा है, 80% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और इसमें कोई इंटेलिजिबल नेक्सस नहीं है कि जेंडर ऑफ नर्स क्या होना चाहिए और पेशेंट क्या है। मतलब अगर विमेन जेंडर अगर नर्स का होगा तो पेशेंट की केयर ज़्यादा करेगा, तो ऐसा कुछ इंटेलिजिबल नेक्सस भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्यों रिजर्वेशन दिया गया है, प्ली में ऐसा बोला गया था। ये बिलीफ माना जाता है कि विमेन आर बेटर सूटेड एज नर्सेस, पर प्ली का ये कहना है ये बिना किसी बेसिस सर्वे स्टडी या साइंटिफिक एविडेंस पर है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्पावर करता है अंडर द आर्टिकल 15 क्लॉज 3 विच अलाउज द गवर्नमेंट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, कि वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो उन्होंने कोई भी इंटरिम रिलीफ देने के लिए प्ली को डिक्लाइन कर दिया और बोला 80% रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है एम्स में। सिमिलरली हम देख सकते हैं जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उसकी प्रिंसिपल बेंच ने भी नवंबर 19 को रूल किया था जो 80% रिजर्वेशन है विमेन का नर्सिंग पोस्ट में, वो एम्स पटना में भी होगा, वहाँ के स्पेशलाइज वार्ड्स में। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर जो चल रहा था, यहाँ पे आसियान की मीटिंग चल रही थी डिफेंस मिनिस्टर्स की। तो वहाँ पर ये बोला गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो अंडर थ्रेट है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना कैसे अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, लद्दाख पर भी उसके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला था, जो कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हो रही थी जिसको चेयर कर रहा था वियतनाम। उन्होंने बोला दिस इज थ्रेट टू द रूल बेस्ड ऑर्डर। अभी जो चैलेंजेस हैं इससे क्या हो सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेट हो सकती है सिचुएशन। इसमें बेसिकली ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया टू इंश्योर इट इज़ नॉट मिसयूज बाय एंटी इंडिया फोर्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी हैं डिफेंस के, उनका ये कहना है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मिसयूज़ ना हो बाय एंटी इंडिया फोर्सेस। इन्होंने यहाँ पे कुछ बोला है स्टेटमेंट्स, हम ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। मिसयूज ऑफ मीडिया हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड व्हेन ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ अ स्मार्टफोन। तो आपको जैसे कभी सोशल मीडिया के प्रॉस कॉन्स लिखने के लिए आते हैं कि उससे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि जब से स्मार्टफोन आ गया कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ होती है, मीडिया का मिसयूज़ होता है। तो मीडिया लिटरेसी ऑल्सो हेल्प्स अस टू काउंटर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दैट वी सी ग्लोबली। अब इसके कुछ प्रोज भी हैं, जैसे मीडिया लिटरेसी ऑल्सो हेल्प्स अस टू काउंटर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर जो आदित्यनाथ है जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये कहना है हार्वर्ड कांट ब्रिंग डेवलपमेंट टू पूर्वांचल पीपल कैन। उनका ये कहना है जो हार्वर्ड में बैठे लोग हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं ला सकते, जो ग्रास रूट के लोग हैं, जो वहाँ का यूथ है, वही ये सारे डेवलपमेंट ला सकता है। तो बेसिकली वो एक वेबिनार को इनॉग्रेट कर रहे थे
ऑन सस्टेनेबली डेवलपिंग पूर्वांचल, उन्होंने बोला है कि ईस्टर्न यूपी मोस्ट प्रॉस्परस रीजन है वर्ल्ड का। बस ये थिंकिंग है कि ईस्टर्न यूपी के जिसने इसे बैकवर्ड बना रखा है। तो ईस्टर्न यूपी को हार्वर्ड नहीं डिसाइड करेगा कि कैसे डेवलप होगा, वो यहाँ का डेवलपमेंट कौन डिसाइड होगा, विल बी ब्रॉट बाय द यूथ, फार्मर्स, विमेन एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस रीजन। ये उनका बेसिकली कहना है। ये कर्नाटका में कल मैंने आपको बताया था काउ स्लॉटर बिल आ रहा है। बेसिकली उसमें ये है कि काउ स्लॉटर बैन कर दिया गया है। जब 13 साल से ऊपर का हो चुका होगा काउ या फिर बफेलो, उसके बाद ही उनको वो स्लॉटर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब गोवा बोल रहा है कि इससे हमारी जो बीफ इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा हिट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बीफ आता है मेनली वो कर्नाटका से ही आता है। ठीक है, तो लाइक वेजिटेबल्स गोवा इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग स्टेट फॉर इट्स बीफ सप्लाई, जो कि मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट मील प्लेट्स का। तो अगर वहाँ से बीफ की सप्लाई नहीं होगी तो टूरिस्ट को बीफ नहीं मिल पाएगा। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि वहाँ पर टूरिज्म कम हो और इसकी इकॉनमी हिट हो गोवा की। ठीक है, इससे पहले उनका कहना था कि कर्नाटका और महाराष्ट्र से ही हमारा बेसिकली आता था बीफ, लेकिन महाराष्ट्र ने तो लॉज अपने स्ट्रिंजेंट बनाई दिए। अब कर्नाटक भी उसी लाइन पर है। तो बस बेसिकली ये न्यूज़, इस पे एक आर्टिकल भी है, बेसिकली छोटा सा कॉलम है, वो भी हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट पेज पर। हाई कोर्ट टेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल्स। तो हाई कोर्ट का बेसिकली ये कहना है कि जम्मू और कश्मीर के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो कोई काम नहीं करते, वो कुंभकर्ण की तरह हो गए जिनको बार बार उनकी नींद से जगाना पड़ता है। तो एक्सप्रेसिंग डिस्प्लेजर एट द कैजुअलनेस ऑफ द वर्किंग, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हैज टेक्ड ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन बाय इक्वेटिंग देम विद कुंभकर्ण। और उन्होंने बोला है कि दे हैड टू बी स्कोल्डेड टू बी वोकन अप। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, उनकी कैजुअलनेस से उनको पैसा तो पब्लिक एक्सचेकर से दिया जा रहा है, टैक्स पेयर्स मनी से दिया जा रहा है, वो सारा टैक्स पेयर का मनी खराब जा रहा है, लॉस में जा रहा है, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करते हैं। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द ट्रस्टीज ऑफ द पब्लिक मनी। तो टाइम आ चुका है कि लोग अकाउंटेबिलिटी मांगे कि आप जो काम कर रहे हो आप क्यों नहीं कर रहे हो ठीक से। द वे ऑफ वर्किंग एंड एटीट्यूड ऑफ शिरकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ नहीं होने वाला है। तो जो अकाउंटेबल जो हेल्म है पे लोग हैं वो उनको अकाउंटेबल ठहराएं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो उनके पास सैलरी आता है वो तो लोगों से सैलरी आता है। तो हेयर ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर टू बी वोकन अप फ्रॉम स्लम्बर बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल जम्मू कश्मीर में वो कुछ नहीं करते। ये न्यूज़ बेसिकली यही थी। रोशनी एक्ट के बारे में बता चुकी हैं, लैंड स्कैम कैसे हो गया था रोशनी एक्ट के तहत। तो अभी हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन नहीं लिया था अभी, तो सुप्रीम कोर्ट में लोग प्ली लेकर चले गए थे। हाई कोर्ट ने बेसिकली इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी, हम बाद में देखेंगे, पहले हाई कोर्ट डिसाइड फर्स्ट। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मोदी हसीना टू रीलॉन्च क्रॉस बॉर्डर रेल रूट। तो एक क्रॉस बॉर्डर रेल रूट था जो बंद हो गया था 55 ईयर्स के बाद, अब वो वापस से खुल रहा है। वो कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन बंगाल एंड बांग्लादेश है। हल्दीबारी इन कूच बिहार टू चिल्हाटी नॉर्दर्न बांग्लादेश हैज़ बीन डिफंक्ट आफ्टर रेलिंग्स बिटवीन इंडिया एंड द ईस्ट पाकिस्तान। ये स्नैप हो गया था 1965 में, तो अब वापस इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली गुड्स ट्रेन चलाई जाएगी फ्रॉम चिल्हाटी टू हल्दीबारी विच इज अंडर द कटिहार डिवीजन ऑफ द NRF टू मार्क द ओपनिंग ऑफ द रूट। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग क्या होता है। ये वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे वेदर डिफरेंट होता है फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। और हम देख रहे हैं कि इंडिया में लगभग 75% वाले डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ये माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं। तो शिफ्ट क्यों हो रहा है माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, बेसिकली बहुत ज़्यादा वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, वेटलैंड्स डिसअपियर हो रहे हैं, नेचुरल इकोसिस्टम में इंक्रोचमेंट किया जा रहा है इंसानों द्वारा, अर्बन हीट आइलैंड, आपने अर्बन डोम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसकी वजह से हीट ट्रैप हो जा रही है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स बन रहे हैं। ठीक है, और अगर हर 2 डिग्री राइज पर एनुअल मीन टेम्परेचर से हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी वो 15 से 20% घट जाएगी। तो इस स्टडी में ये पता चला कि 75% डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया में हैं वहाँ पर हमें माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखे जा रहे हैं, जहाँ का मतलब सराउंडिंग्स का जो वेदर है वो वहाँ का वेदर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इट सराउंडिंग्स। ठीक है, अब इंडिया ने विटनेस किया 250 एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इन 35 ईयर्स बिटवीन 1972 टू 2005, लेकिन ये मैनी फोल्ड इंक्रीज हो गया, 310 हो चुका है पिछले 15 सालों में। तो आप देख रहे हैं कि इतने सालों में 35 सालों में सिर्फ 250, तो 15 सालों में 310, कितना ज़्यादा वेदर में एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हैं। Annual average for districts affected until 2005 was 19, but after 2005 on average 55 districts were affected by floods each year। पहले 3 आती थी, फिर 11 आने लगी लगभग 2005 तक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगभग 19 फ्लड्स आ रही हैं। ठीक है, अब इंडिया इज ऑलरेडी द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, और धीरे धीरे हम वर्ल्ड की फ्लड कैपिटल बनने वाले हैं। अब यही है कि इस साल लोगों को, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा पाया। ठीक है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए। उन्होंने बोला कि जेईई मीन से 1 साल में इस बार 4 बार होगा, और जो क्वेश्चंस आते हैं 90 क्वेश्चंस, बेसिकली आपको उसमें से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्कूल में सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया हो, तो आपको 75 क्वेश्चंस बस करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं थी यूपीएससी के लिए, फिर भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
ये है कि हम LGBT के इंक्लूजन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक स्टेप है जो इंडिया ने उठाया है। इंडियाज़ फर्स्ट LGBT+ वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स लॉन्च। ठीक है, तो इंडिया ने अपना वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया, जो कि फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव बेंचमार्क टूल है फॉर एम्प्लॉयर्स टू मेजर द प्रोग्रेस ऑन LGBT+ इंक्लूजन एट द वर्क प्लेस, कि वो LGBT कम्युनिटी को इंक्लूड करने के लिए क्या क्या करें वर्क प्लेस के लिए, उसके लिए एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप ये सारी कुछ फैक्ट अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये फार्मर्स में तो अभी सब कुछ वही चल रहा है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। जब डिसाइड हो जाएगा तो हम उस दिन अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या डिसाइड हुआ है। अब आपको पता है कि कर्नाटका में वही काउ स्लॉटर बिल पास हुआ है, तो उसमें ऑथर ने ये बोला है कि नहीं पास होना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था जो एक्ट यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द इनोसेंट पर्सन्स। देख रहे हैं हम काउ विजिलेंटिज्म कितना ज़्यादा बढ़ गया है। रूरल एरियाज़ में जो कैटल ओनर्स हैं वो अपने लाइव स्टॉक को फीड नहीं कर पाते हैं, और थोड़े सालों बाद क्या होता है कि लाइव स्टॉक का कोई यूज़ नहीं रह जाता, वो प्रोडक्टिव नहीं रह जाती है। ठीक है, लगभग उनकी एक काउ लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ठीक है, लेकिन वो वर्चुअली अनइकोनॉमिकल हो जाती है 8 साल के बाद ही, क्योंकि इसका मिल्क आउटपुट फॉल हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि मेल कैटल भी और फीमेल इसकी मेल कैटल होते हैं, वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए फिर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो चुके होते हैं, अनप्रोडक्टिव हो चुके होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फार्मर्स क्या करते हैं, वो इनको बेच देते हैं किसी लोकल लाइव स्टॉक मार्केट में, फिर वहाँ से वो स्लॉटर हाउस में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा विजिलेंटिज्म बढ़ गया है कि क्या करते हैं फार्मर्स, जब अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं तो इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब एनिमल्स होते हैं वो इधर उधर वॉन्डर करते रहते हैं, काउस को वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये सब हम देख रहे हैं। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि स्लॉटर अलाउ होना चाहिए, जब ये जो हमारे काउ बिफेलोज ये जब अनप्रोडक्टिव हो जाता है उसके बाद स्लॉटर अलाउ कर देना चाहिए। बट विद सेवरल स्टेट्स ट्राइंग टू आउटडू ईच अदर इन काउ प्रोटेक्शन इन द पास्ट 5 years, द लिंक बिटवीन फार्म्स एंड स्लॉटर हाउस हैज बीन रप्चर्ड। तो अभी देख रहे हैं कि काउ विजिलेंटिज्म कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो स्लॉटर हाउसेज उनके बीच का लिंक है वो अब रप्चर हो चुका है। कर्नाटका का एक पीस विद लॉ दैट हैव मेड कैटल ट्रेडर्स इनसिक्योर एंड एम्बोल्डन्ड विजिलेंट्स। तो कर्नाटका गवर्नमेंट इस पे असेंट ना दे, उनका कर्नाटका गवर्नर इस पर असेंट ना दे, उनका ये कहना है, क्योंकि वो वॉन्डर करती रहती हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करती हैं। ये मंगलेश दबराल उनकी डेथ हो गई है, तो बेसिकली उस पर इन्होंने आर्टिकल लिखा है, हम ये नहीं पढ़ेंगे। अभी आपको पता होगा कि अमिताभ कांत जो नीति आयोग के CEO हैं, उन्होंने बेसिकली ये बोल दिया था, वी आर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी। उन्होंने एक ये लाइन बोल दी थी, तो उनका बेसिकली ये कहना है कि मेरे जो स्टेटमेंट था उसको मिसकंस्ट्रक्ट किया गया है, मेरा मतलब कुछ और था, बस ऐसे सोशल मीडिया में कुछ भी फैलाने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट छाप दिया, बाकी सारी चीज़ें आगे पीछे की नहीं बताई। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला, इफ एनीवन इन्वॉल्व विद गवर्निंग फॉर द पास्ट 3 decades इंट्रोस्पेक्ट्स, तो वो देखेंगे कि हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना डिफिकल्ट होता है, और हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं हो पा रहे। ये बहुत ट्रबलिंग है that support for initiatives that democratize the daily lives of all of us is misinterpreted to mean something that was never intended। ये मतलब उन्होंने बोला है कि ये बहुत ख़राब बात है कि जो चीज़ हमें डेमोक्रेटाइज करने के लिए आ रही है, फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्रीकल्चर बिल के लिए बोला होगा कि जो चीज़ हमें डेमोक्रेटाइज करने के लिए आ रही है कि आप कहीं भी अपनी चीज़ सामान बेच सकते हैं, उसके ऐसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कहना था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, कि वहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, चेक्स और बैलेंसेस होने चाहिए, और हमारी डेमोक्रेसी में हैं भी चेक्स और बैलेंसेस, बाई कैमरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वॉइस फॉर एवरी सिटीजन होना चाहिए, और कोई भी हर स्टेक होल्डर के व्यूज़ और ओपिनियंस ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम कोई भी लॉ बनाएं। तो उन्होंने बोला इस वजह से क्या होता है कि जैसे चाइना मॉडल है, वहाँ पे चीज़ें जल्दी जल्दी होती है, हमारे टाइम लगता है, क्योंकि हमें हर स्टेक होल्डर का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी रिफॉर्म्स को लाने से पहले। To see reforms as adversarial to the democratic process is foreclose spaces for negotiation, innovation, and dialogue। अब एडिटोरियल ने बेसिकली ये बोला है कि उनका ये कहना था कि फार्म लॉज में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ, तो ऑथर ने बोला पिछले 2 डेकेड से यही हो रहा है। इस पे जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, बेसिकली एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन 2001, उन्होंने ही ये सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट इन रिफॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ी है। तो ये कहना है कि इस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। द एडिटोरियल स्टेट दैट फार्म लॉज वर पास्ड विद लिटिल और नो एविडेंस ऑफ कंसल्टेशन, द ट्रिनिटी ऑफ लेजिस्लेशन टू फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, रिमूव प्राइसिंग। बेसिकली उनका ये कहना है कि इस पर कंसल्टेशन पिछले 20 साल से चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैंने इतनी न्यूज़ बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपको CCTVs इंस्टॉल करने पड़ेंगे सारे पुलिस स्टेशन में। तो बेसिकली उनका मेन पर्पस ये था, जो कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं, मतलब पुलिस जेल में रख के लोगों को मारती पीटती उनको टॉर्चर करती है, तो वो CCTV में कैप्चर हो सकें। ठीक है, तो ऑथर ने बोला है कि सिर्फ एक जजमेंट देने से कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ एक तो पहले इंडिया में टॉर्चर डिफाइन नहीं की क्या चीज़ टॉर्चर होती है। ठीक है, इन अ बिड टू कर्ब टॉर्चर 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बोला है कि पुलिस स्टेशन में आपको CCTV इंस्टॉल करने पड़ेंगे।
तो ऑथर ने बोला उसके साथ हमें और रिफॉर्म्स लेने की भी ज़रूरत है। तो वो कौन कौन से रिफॉर्म्स है? ऐसे डिसीजन पहले भी कोर्ट दे चुकी है, लेकिन प्रीवियस डिसीजन में हमें ये पता चला है कि इन रूल्स को कैसे पुअरली इंप्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल डिफंक्ट कैमराज लगाए जाते हैं जो कि काम ही नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि एग्जेजरेटेड क्लेम्स। फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 कैमरा लगाए होंगे पर बताएंगे कि हमने 20 लगाए हैं। तो इससे पता चलता है कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पर इस बार मेनली ये बोला गया कि आपको कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ना, मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जो कैमरे पे कैप्चर नहीं हो रहा है। और साथ में कुछ ओवरसाइट कमिटीज़ में होनी चाहिए जो कि मॉनिटर करे फंक्शनिंग ऑफ द कैमराज। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज कि कैमरे में इक्विप्ड होना चाहिए नाइट विजन, मतलब नाइट में भी वो चीज़ें रिकॉर्ड कर सके, और आपको लगभग 12 महीने तक सारी रिकॉर्डिंग्स रखनी है। और विक्टिम को भी अगर देखनी हो फुटेज तो राइट ऑफ द विक्टिम टू सिक्योर द फुटेज, वो भी फुटेज ले सकता है। अगर ऑथर ने बोला अगर इस डिसीजन को लेटर स्प्रिट में भी फॉलो किया जाए तब भी हम बहुत सारे लूपहोल्स देख सकते हैं। सिंस टॉर्चर इज नॉट रिकॉग्नाइज, मैंने बताया कि टॉर्चर इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये ही नहीं डिफाइन है कि टॉर्चर क्या होता है, तो इट फेल्स टू एक्नॉलेज द एक्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म्स। हाँ, ऑथर ने ये भी बोला कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर, मतलब जिसमें आपके बॉडी पे मार्क्स तो नहीं है पर आपकी साइकोलॉजी पर बहुत फर्क पड़ रहा है, उन टॉर्चर को तो कहीं इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है। और इसके अलावा कोई स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस नहीं है जो कि मैंडेट करे इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स का। तो बेसिकली जो पुलिस स्टेशन है, जो टॉर्चर करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, वही उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो ऑफकोर्स सप्रेस कर देंगे एविडेंस। और वीडियो को ऑल्टर भी किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसील करने के लिए, जो कि हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है कि जो वीडियो होती है उसको कंसील करने की कोशिश की जाती है। इनफैक्ट इट वेस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्किंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द कैमराज। ऑथर का ये बोलना है जो वर्किंग और मेंटेनेंस ऑफ द कैमराज उसका काम दिया गया एसएचओ को। तो एसएचओ तो पुलिस के अंदर ही होता है, मतलब पुलिस ऑफिसर्स के लिए काम करता है, तो वो क्यों ही ऐसे एविडेंस आने देगा, वो तो उसको सरपास करने की कोशिश करेगा। और बिटवीन 2005 to 18 हमने देखा कि लगभग 1200 डेथ्स हुए पुलिस कस्टडी में, जिसमें से 593 केसेस बस रजिस्टर हुए, 186 पुलिस पर्सनल्स वर चार्जशीटेड, ओनली 7 वर कन्विक्टेड। तो हमें इससे पता चलता है। और पुलिस में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि पुलिस ऑफिशियल्स एक दूसरे के खिलाफ बोलते नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा कलीग्स है, वी आर बाउंड बाई ब्रदरहुड। तो ये भी हम देखते हैं कि विटनेसेस नहीं मिलते, और विक्टिम के अलावा और कोई विटनेस ही नहीं होता है जो बोलता है कि हाँ मेरा कस्टोडियल टॉर्चर, हाँ इसका कस्टोडियल टॉर्चर हुआ था। और सीसीटीवी बस कुछ प्लेसेस को मॉनिटर कर सकती है। फॉर एग्जांपल पुलिस पहले किसी आइसोलेटेड प्लेस पर ले जाके उसके मारे पीटे, उसके बाद पुलिस स्टेशन ले आए, तो ये सारी चीज़ें तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो ना, आप हर जगह तो आप कैमरा नहीं लगाओगे। तो विक्टिम्स है इलीगली डिटेन एंड टॉर्चर्ड इन अनडिस्क्लोज लोकेशंस बिफोर ऑफिशियली अरेस्टेड। ठीक है, उसको पहले अनडिस्क्लोज लोकेशन में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। फर्दर दिस डज नॉट एड्रेस, इसके अलावा ये भी नहीं एड्रेस करता है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपको पता होगा हैदराबाद रेप केस में पुलिस ने उन चारों को मार दिया था, ठीक है, ऐसे पुलिस कस्टडी में, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए भी कोई बात नहीं कहेगी इस बारे में। तो बेसिकली यही आर्टिकल है कि इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कनाडा अब लेटेस्ट हो गई जिसने फाइजर की कोविड वैक्सीन को वो अप्रूव कर दिया है। अब यूएस एजेंसी का ये कहना है जो फेसबुक है उसने इलीगली कंपटीशन को क्रश किया। फॉर एग्जांपल जब इंस्टाग्राम आया था तो उसने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था $1 बिलियन में, फिर उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया 2 साल के बाद $19 बिलियन में। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे सारा कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया। तो बेसिकली उनका ये कहना है जो मोनोपोली है हमें खत्म करनी है और डाइवर्स प्लेयर्स को आने देने की कोशिश करेंगे। तो प्रोसिक्यूटर सेड फेसबुक शुड ब्रेक ऑफ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड दैट न्यू रिस्ट्रिक्शन शुड अप्लाई टू द कंपनी। ठीक है, वरना उस पर पेनल्टीज लगाई जाएगी। इसके अलावा जो फ्रांस की डेटा प्राइवेसी वॉचडॉग है उसने अमेजोन और गूगल पे फाइन लगाया। उनका बेसिकली ये कहना है कि लोगों की कुकीज स्टोर करते थे और लोगों से ये उसकी परमिशन भी नहीं लेते थे, मतलब उससे पहले कंसेंट नहीं लेते थे कुछ भी स्टोर करने से पहले। ट्रम्प का ये कहना है कि इसराइल और मोरक्को अब एग्री कर गए रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो अभी हमने देखा यूएई ने भी नॉर्मलाइज कर लिया, बहरीन ने भी कर लिया, अब मोरक्को भी कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट में इससे हम पीस इस्टेब्लिश हो सकता है। हार्ट डिजीज में 16% ऑफ ग्लोबल डेथ्स इन 2019। तो WHO की रिपोर्ट आई है, तो बेसिकली उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज उससे ज़्यादा डेथ होती हैं, और 10 में से जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है उसमें से 60 डिजीजेज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जिसमें से 16% डेथ्स किसी वजह से होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से। जो डायबिटीज़ की वजह से डेथ है वो 70% इंक्रीज हुई है बिटवीन 2000 और 2019, जिसमें से 80% राइज इन डेथ्स अमंग मेल्स और 65% जो विमेन कंप्राइज होती हैं उनकी डिमेंशिया की वजह से डेथ होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप न्यूज़ आइटम पढ़ सकते हैं कि किस किस की वजह से कितनी डेथ हो सकती है। और HIV में बेसिकली इस न्यूज़ में ये लिखा है कि HIV की वजह से डेथ डिक्रीज हो गई है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ डिक्रीज हो गई है। अब ये आर्टिकल कल मैंने आपको फ्रांस में इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन को डील करने के लिए एक लॉ बनाया गया है, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी। सिमिलर आज वही चीज़ें आई हैं, जैसे बच्चों को 3 साल के जो बच्चे होंगे उनको आपको स्कूल में करना होगा, लेकिन वो किसी फंडामेंटलिस्ट स्कूल में नहीं जाएंगे, वो स्टेट के स्कूल में जाएंगे जहाँ पर वो पढ़ सके। इसके अलावा जो मस्जिद होंगी उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो 10,000 से ज़्यादा यूरो की फंडिंग ले रही होंगी उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी फंडिंग। जो डॉक्टर्स वर्जिनिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शंस लिए जाएंगे। तो ये सब था।
ये सेम आर्टिकल है, तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। वाई मलाना क्रीम फ्रॉम कैनाबीज इन हिमाचल। तो मलाना क्रीम के बारे में बताया गया है। तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में एक चरस होता है, ठीक है। इट इज़ द चरस डेट कम्स फ्रॉम मलाना वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चरस एक रेजन होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द स्पीशीज स्ट्रेन ऑफ द कैनाबीज प्लांट, ठीक है। ये माना जाता है कि ज़्यादा साइकेडेलिक ड्रग्स होता है, मतलब इसमें साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि हाई सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है? टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, ठीक है। और बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। और अगर एक बार हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल के तब तो इसकी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा साइकेडेलिक ड्रग होता है जो कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब ड्रग टूरिज्म प्रमोट हो रहा है एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में, कि वहाँ पे लोग ड्रग्स के लिए टूरिस्ट बनकर आते हैं। तो मलाना एंड नेबरिंग पार्वती वैली बिकम्स नोटोरियस फॉर ड्रग टूरिज्म। तो सिक्योरिटी एजेंसी अगर इनको ट्रैक करने की कोशिश भी करती है, तो जब तक सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ तक पहुँचती है, ये क्या करते हैं, ये सब कुछ ऊपर कर लेते हैं, मतलब अपहिल मूव कर जाते हैं अपनी फील्ड्स को लेकर, मतलब वहाँ पर। और एक कैनाबीज अपने आप नेचुरली भी ग्रो होता है उस एरिया में, तो इसको ऑल टुगेदर एलिमिनेट करना बहुत डिफिकल्ट है। चरस को बैन कर दिया गया था 1986 अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, लेकिन उसके बाद भी प्लांट को एक इंपॉर्टेंट क्रॉप माना जाता है और फुटवेयर को बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और हिमाचल में इसकी कल्चरल एक्सेप्टेंस भी है। तो बेसिकली आर्टिकल इस पर था। अभी गवर्नमेंट ने ये बेसिकली सोचा है कि जो उनके G-SECs उनको वो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस में लिस्ट करेंगे, ताकि वो वहाँ से फंडिंग ले सकें, ठीक है। तो अभी बेसिकली जब ये हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, अभी प्रपोजल स्टेज में ही है। तो सेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूडेड इन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस दैट वुड प्रोवाइड अ स्टेबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग। तो हो सकता है कि जैसे इंडिया में 7-8% मांग रहे हैं, तो वहाँ पे 3-4% में ही वो एग्री हो जाए इन्वेस्टर्स लेने के लिए G-SEC। इससे पहले गवर्नमेंट का एक और आइडिया था जो कि गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया है, कि वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करेगी, लेकिन बेसिकली करेंसी रिस्क होगा, हो सकता है कि हमारी करेंसी रीवैल्यू हो जाए या डी वैल्यू हो जाए उसके बेसिस पे। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम ये नहीं करेंगे। IRCTC का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट प्लान स्क्रैप्ड EPFO टू क्रेडिट इंटरेस्ट बाई मंथ एंड इन वन गो। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी हमारे पास रिसोर्स क्रंच चल रहा है, तो EPFO की जो हम इंटरेस्ट रेट देंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हम 8.5% देते तो हम 8.15% देंगे, फिर 0.35% देंगे, मतलब हम स्प्लिट करके देंगे। लेकिन फिर वही जो ट्रेड यूनियंस उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम 8.5% पूरे साथ में देंगे। तो इस न्यूज़ में कुछ जानने के लिए था नहीं, बस अब उन्होंने फिर से वही डिसाइड कर लिया। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेट किए मेजर सीमेंट कंपनीज, तो उन्होंने बोला है ये जो अंबुजा सीमेंट और ये सारी सीमेंट, श्री सीमेंट, ये सब क्या करते हैं, ये लोग कार्टलाइजेशन कर लेते हैं कि हमें इसी प्राइस पे बेचना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे कंपटीशन एलिमिनेट हो रहा है। तो CCI ने बेसिकली रेट किया मेजर सीमेंट कंपनीज पे। इंडिया और नेपाल ने एयर बबल साइन किया है अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस को रिज्यूम करने के लिए। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।